हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड विद बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है इसने बेसिकली रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है उसको मॉडिफाई किया था। मतलब रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है वो क्लासिकल फिजिक्स में था जिसके डिफरेंट ड्रॉबैक्स हैं, और बोर्स ने जो मॉडल प्रेजेंट किया उसमें बेसिकली उसने रदरफोर्ड के जो ड्रॉबैक्स हैं उनको ख़त्म किया। लेकिन अल्टीमेटली बोर के अपने मॉडल के अंदर भी ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन बोर की ओवरऑल इस एटॉमिक मॉडल को एक अच्छी खासी अचीवमेंट माना जाता है, क्योंकि इसने जिस जिस पॉस्टुलेट को एक्सप्लेन किया वो उससे पहले क्लासिकल फिजिक्स में एक्सप्लेन नहीं हुए हुए थे। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल हमारे पास इसके जो पॉइंट्स हैं मैं उनको लिखता हूँ, फिर आगे इनके पॉस्टुलेट्स की तरफ जाएंगे। ये बेसिकली इसने मॉडिफाई किया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का। जैसे रदरफोर्ड के मुताबिक इलेक्ट्रॉन जब किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है, जिस वजह से वो एनर्जी को लूज करेगा और अल्टीमेटली वो न्यूक्लियस के साथ कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन ये गलत था। बोर ने कहा ऐसा पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में रहते हुए वो किसी भी तरह की एनर्जी को रेडिएट नहीं करता। इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रेडिएट तभी करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, जब वो ट्रांजिशन करेगा दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान। इसके अलावा बोहर के बारे में आपने ये पॉइंट याद रखना है कि बोहर ने एक्सप्लेन किया किसको, एम्पिरिकल फार्मूला, जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा का एम्पिरिकल फार्मूला है उसने इसको एक्सप्लेन किया। और किसकी बेस पे एक्सप्लेन किया? दो थ्योरीज की बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ, एक उसने यूज किया जो प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी थी कि जो एनर्जी इमिट होती है और एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वो इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन होती है। और इसके अलावा उसने यूज की क्लासिकल थ्योरी जो रदरफोर्ड की थी, और इन दोनों को यूज करते हुए उसने जो एम्पिरिकल फार्मूला जिसको हम 1/λ इज इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट टाइम 1/p² माइनस 1/n² लिखते हैं, उस चीज को एक्सप्लेन किया। इसके अलावा जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है इसकी जो अचीवमेंट है वो ये कि इसने एक्सप्लेन किया एटॉमिक स्पेक्ट्रम को, जो इससे पहले प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं हुआ था। तो इसने एटॉमिक स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया, और इसके अलावा इसने एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया। और स्टेबिलिटी का ताल्लुक इसी से है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रेडिएट नहीं करता। तो ये तीन मेन पॉइंट्स आप लोगों ने एमसीक्यूज में याद रखने हैं कि जब कोई पॉइंट आता है कि बोर्स एटॉमिक मॉडल का ताल्लुक किन चीज़ों से है, तो ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए। अब आ जाते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल के पॉस्टुलेट्स की तरफ। एग्जैक्टली बोर्स मॉडल जो है वो किन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करता है। अब बोर्स मॉडल के अगर हम पॉस्टुलेट्स को देखें तो मोस्टली हमें बुक्स में तीन ही मिलते हैं एफएससी लेवल के ऊपर। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बोर्ड्स को कंपेयर करते हैं तो केपीके में ये चार पॉस्टुलेट लिखे हुए हैं, और चौथा कोई पॉस्टुलेट इतना कोई मुश्किल या डिफरेंट पॉस्टुलेट नहीं है, मैं वो भी बताऊंगा। अदरवाइज तीन पॉस्टुलेट इसके मेनली माने जाते हैं। अब वो पॉस्टुलेट क्या क्या है? अब जो सबसे पहला पॉस्टुलेट जो हमें सिर्फ केपीके की बुक में मिलता है, अदरवाइज हम इसको एक्सप्लेन जरूर करते हैं, ये नहीं कि एक्सप्लेन नहीं करते, एक्सप्लेन जरूर करते हैं। वो क्या है? पहला पॉस्टुलेट ये कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा अराउंड द न्यूक्लियस किसी एक ऑर्बिट के अंदर, तो वो बेसिकली अटैच होगा न्यूक्लियस के साथ एक फोर्स के साथ। और वो फोर्स क्या है? दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब इलेक्ट्रॉन को एक एटम में न्यूक्लियस के अराउंड बाउंड किया हुआ है या बाइंड किया हुआ है एक फोर्स ने, एंड दैट फोर्स जो उस पर अप्लाई हो रही है दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये फोर्स जो उस पर लग रही है दैट इज प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां से हमारा जो फार्मूला आता है वो ये आता है mv²/r इज इक्वल टू ke²/r²। अब e² क्यों आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन दोनों का जो चार्ज है वो सेम है, तो Q1 Q2 जब पुट करोगे तो दोनों में E आएगा, और ऑर्बिटल रेडियस कितना है? वो R है। तो पहले पॉस्टुलेट का ताल्लुक है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है दैट इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये केपीके की बुक में एक पॉस्टुलेट लिखा हुआ है। बाकी पॉस्टुलेट जो कॉमन है अब उनकी तरफ आते हैं।
जो सेकंड पॉस्टुलेट है इसका ताल्लुक उन ऑर्बिट्स के साथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन हमारे पास प्रेजेंट होगा, और इनको कहा जाता है डिस्क्रीट स्टेशनरी ऑर्बिट्स। डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होंगे मतलब ऐसे नहीं कि रैंडम है, ये फिक्स ऑर्बिट्स हैं। और स्टेशनरी इसलिए कहा गया कि इनमें रहते हुए इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, वो किसी भी तरह की एनर्जी को रेडिएट नहीं करता। तो डिस्क्रीट स्टेशनरी ऑर्बिट्स के बारे में बोर्स ने यह कहा कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होगा तो वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, और वो सर्कुलर जो ऑर्बिट्स हैं वो आपके ऑर्बिट्स स्टेबल ऑर्बिट्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन द सर्कुलर स्टेबल ऑर्बिट्स। और ये जो ऑर्बिट्स हैं दीज आर डिस्क्रीट, इनकी डिस्क्रीट एनर्जीज हैं, इनकी डिस्क्रीट रेडियाइज हैं, रैंडम नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि अगर आपका पहला जो रेडियस है वो R1 है तो आपका सेकंड 4 टाइम्स R1 है, थर्ड n टाइम्स 9 टाइम्स R1 है, फिर 16 टाइम्स R1 है। फिर इनकी एनर्जी भी डिस्क्रीट है। अगर पहले की एनर्जी आपके पास कितनी है दैट इज E0, या उसको आप E1 को नाम दे देते हो, तो सेकंड ऑर्बिट की जो आपके पास एनर्जी होगी वो कितनी होगी, वो E0 टाइम्स 4, फिर E0 टाइम्स 9, फिर E0 टाइम्स 16। तो ये जो ऑर्बिट्स हैं ये आपके पास डिस्क्रीट ऑर्बिट्स होते हैं। और इनके बारे में एक बात और भी लिखी जाती है हमारे बुक्स के अंदर कि ये वो ऑर्बिट्स हैं जिनको अलाउड ऑर्बिट्स का नाम दिया जाता है, कि मतलब इलेक्ट्रॉन सिर्फ इनमें अलाउ है कि प्रेजेंट होगा, इसके अलावा कहीं पर अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जब इनमें प्रेजेंट होगा तो वो प्रेजेंट होगा विदाउट रेडिएटिंग एनी एनर्जी, कि वो किसी भी तरह की रेडिएशन को अमिट नहीं करेगा। रेडिएटिंग का वर्ड यूज कर लें या अमिटिंग का वर्ड यूज कर लें, जो क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग, जो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग ये था कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा होगा तो वो एनर्जी को रेडिएट करेगा, और बोर ने कहा ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये जो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं इनके बारे में याद रखिएगा कि इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स के अंदर हमारे पास जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है दैट इज डेफिनेट एनर्जी, फिक्स एनर्जी, दे हैव डेफिनेट एनर्जी वैल्यूज। तो ये डिफरेंट टर्म्स यूज होती हैं जो मैंने आपको कटी यहां पर बताई कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास फिक्स ऑर्बिट्स में अवेलेबल होगा जहां पर वो किसी भी तरह की एनर्जी को अमिट नहीं करेगा, एंड दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड अलाउड ऑर्बिट्स, स्टेबल ऑर्बिट्स। ठीक है, और स्टेबल ऑर्बिट्स के अलावा इनको डिस्क्रीट स्टेशनरी ऑर्बिट्स का नाम भी दिया जाता है। सर्किट्स मैंने गलती से लिख दिया था, यहां पर ऑर्बिट्स आएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है, इसका जो पॉस्टुलेट आता है, इसका थर्ड वन, दैट इज रिलेटेड विद द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब हर एक ऑर्बिट का ताल्लुक हमारे पास किसी ना किसी पॉइंट से है। जैसे पहला जो हमारे पास पॉस्टुलेट है उसका ताल्लुक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स के साथ है। दूसरा जो है उसका ताल्लुक डिस्क्रीट स्टेशनरी ऑर्बिट्स के साथ है। जो थर्ड वन हमारे पास, इसका ताल्लुक एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ है। और ये पॉस्टुलेट ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा होगा या उन्हीं ऑर्बिट्स में प्रेजेंट होगा जहां पर उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच कट होगा या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच ओवर 2 पाई होगा, क्योंकि एच कट की वैल्यू एच ओवर 2 पाई। और ये जो एच ओवर 2 पाई या एच कट होता है इसको कई बुक्स के अंदर रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि प्लैंक कांस्टेंट की एक्चुअल वैल्यू 6.63 10⁻⁻³ है। लेकिन ये जो एच कट जिसको एच ओवर 2 पाई हम लिखते हैं, इसकी वैल्यू हमारे पास एक्चुअल प्लैंक कांस्टेंट के मुकाबले में कम है, रिड्यूस्ड है। इस वजह से इसको रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट का नाम दिया जाता है। तो ये पॉस्टुलेट ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन ऑर्बिट्स के अंदर प्रेजेंट होगा जिन ऑर्बिट्स के अंदर उसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच कट के इक्वल आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट के अंदर है तो उसकी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू एच कट के इक्वल है। अगर वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर है तो फिर वो 2 टाइम्स एच कट के इक्वल होगा। सेकंड एक्साइटेड स्टेट में होगा तो 3 टाइम्स एच कट के इक्वल आएगा।
और फर्दर आगे ये जो पॉस्टुलेट था ये किसने एक्सप्लेन किया था, ये हमसे एमसीक्यू पूछा जाता है। तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि जो एंगुलर मोमेंटम वाला पॉस्टुलेट था ये डी ब्रॉगले ने एक्सप्लेन किया था। तो ये डी ब्रॉगले का जो हाइपोथेसिस था रिगार्डिंग वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, ये उसकी बेस के ऊपर ये पॉस्टुलेट एक्सप्लेन होता है, जिसने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा होगा एक ऑर्बिट के अंदर तो बेसिकली वो स्टेशनरी वेव्स को क्रिएट करेगा। तो ये पॉइंट आप लोग ने याद रखना है कि डी ब्रॉगले ने इस पॉस्टुलेट को एक्सप्लेन किया था, और किस बेस पे एक्सप्लेन किया था, वेव नेचर की बेस पे। और जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उसको उसने किससे कंपेयर किया, स्टेशनरी वेव्स के साथ, और वहीं से इस पॉस्टुलेट को प्रूव किया गया। फर्दर इसके मैथमेटिकल फॉर्म को अगर देखें तो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है एम वी आर। एम मैस है, वी वेलोसिटी है, आर रेडियस है। तो ये फार्मूला चेंज होकर बन जाता है एम वी आर टाइम्स एन टाइम्स एच ओवर 2 पाई। इसमें जो वेलोसिटी है वो भी फिक्स है, जो रेडियस आपके पास है वो भी क्वांटिटाइज है, फिक्स है। फोर्थ पॉस्टुलेट, जो फोर्थ पॉस्टुलेट हमारे पास बोर्स एटॉमिक मॉडल का, दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय प्लैंक्स थ्योरी। ये प्लैंक्स थ्योरी से एक्सप्लेन हुआ था, और इसका ताल्लुक हमारे पास एनर्जी ऑफ फोटॉन से है कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है तब एनर्जी इमिट होती है। इलेक्ट्रॉन उसके अलावा एनर्जी इमिट नहीं करेगा, और तब जो वो एनर्जी इमिट करेगा वो इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन करेगा, और वो किसके इक्वल होगी, वो दो एनर्जी लेवल्स के डिफरेंस के इक्वल होगी। तो एनर्जी ऑफ फोटॉन का हमारा जो पॉस्टुलेट है ये क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन एमिट्स या रेडिएट, एमिट करता है, रेडिएट करता है, एक ही बात, एनर्जी ओनली व्हेन इट मेक्स ट्रांजिशन, जब वो ट्रांजिशन करता है। और ट्रांजिशन कहां से कहां करता है, फ्रॉम हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल, हाई से लो एनर्जी लेवल में। और वो जो एनर्जी इमिट करेगा वो इन टर्म्स ऑफ फोटॉन करेगा, जो किसके इक्वल होगी, वो एनर्जी हमारे पास एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू एनर्जी लेवल के इक्वल होगी। और ये उसका फार्मूला ई एन माइनस ई पी, कि फर्ज करो इलेक्ट्रॉन आपके पास हाई एनर्जी लेवल में था एन, अब एन से उसने पी के अंदर ट्रांजिशन की, तो इलेक्ट्रॉन जब एन से पी में आएगा तो तब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को एमिट करेगा, और जो एनर्जी वो एमिट करेगा उस फोटॉन की एनर्जी उन दोनों के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल आएगा। ये आपका फोर्थ पॉस्टुलेट है, और इस पॉस्टुलेट को एक्सप्लेन किया था क्वांटम थ्योरी से, कि जो एनर्जी इमिट होती है दैट इज इन टर्म्स ऑफ फोटॉन। तो यहां पर इस पॉइंट को आप मेंशन कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन ने जो एनर्जी को एमिट किया, दैट एनर्जी रेडिएटेड और एमिटेड, दैट इज इन टर्म्स ऑफ फोटॉन। तो हर एक पॉस्टुलेट किसी ना किसी लॉ से रिलेटेड जरूर है। जैसे पहला कूलम्स लॉ से रिलेटेड है, दूसरे का ताल्लुक रदरफोर्ड मॉडल से है, तीसरे का ताल्लुक आपके डी ब्रॉगले से है, और फोर्थ का ताल्लुक आपकी प्लैंक्स थ्योरी से है जो क्वांटम थ्योरी कहलाती है। तो ये चारों पॉस्टुलेट में आपने इन पॉइंट्स को याद रखना है, क्योंकि यही एमसीक्यूज होते हैं कि कौन सा पॉस्टुलेट डी ब्रॉगले ने एक्सप्लेन किया, कौन सा पॉस्टुलेट प्लैंक्स थ्योरी से एक्सप्लेन हुआ, किसका ताल्लुक कूलम्स से है, किसका ताल्लुक रदरफोर्ड से है। तो ये हर एक पॉस्टुलेट से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। अब थ्योरेटिकल बातों के बाद अब हम चलते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल की मैथमेटिकल रिजल्ट्स की तरफ। अब बोर्स के इन पॉस्टुलेट्स की बेस पे डिफरेंट कैलकुलेशंस की गई। अब ये सारे के सारे फार्मूलाज हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं। अब आ जाएं इसके मैथमेटिकल रिजल्ट्स की तरफ। अब बोर्स एटॉमिक मॉडल के मैथमेटिकल रिजल्ट्स ये आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फार्मूलाज हैं और आपने इन फार्मूलाज को याद करना है। कोशिश करें साथ साथ लिखें ताकि फार्मूलाज जिस हद तक आपको याद होते हैं वो अच्छी बात है, बाकी फिर रिवीजन में और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में ये आपके कवर होंगे। सबसे पहला हमारा जो मैथमेटिकल रिलेशन है दैट इज रिलेटेड विद क्वांटाइज रेडियस, कि जो जितनी वैल्यूज हैं सारी क्वांटाइज हैं।
तो क्वांटाइज रेडियस जिसको आप आर एन से रिप्रेजेंट करते हो, और ये फार्मूलाज मिलते जुलते हैं केमिस्ट्री वालों से, थोड़े बहुत डिफरेंट है। फिर इन फार्मूलाज के अंदर एक और मैं आपको वेरिएशन बता दूं कि बाकी तमाम बोर्ड्स में तो ये फार्मूलाज कूलम कांस्टेंट की फॉर्म में लिखे हुए हैं, के की फॉर्म में। सिंध वालों ने इस फार्मूला को के की जगह उन्होंने इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट की फॉर्म में लिखा हुआ, तो उसमें भी आप कन्वर्ट करके इसको लिख सकते हैं। मैं वो भी लिख दूंगा कि उसमें क्या आता है। अब क्वांटाइज रेडियस से मुराद क्या है कि इलेक्ट्रॉन के हमारे पास जो रेडियस होते हैं, इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिट्स में अवेलेबल प्रेजेंट होता है वो फिक्स है, उनके जो ओवरऑल रेडियस की वैल्यूज हैं वो क्वांटाइज्ड हैं, फिक्स है, और उनका ताल्लुक आपके क्वांटम नंबर के साथ होता है। तो फर्स्ट करो, हमारे पास न्यूक्लियस के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसी एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में, और उस ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है हमारे पास सेंटर से दैट इज आर एन। तो क्या फार्मूला होगा हमारे पास इस क्वांटाइज रेडियस का? आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर इंटू एम। अब इस फार्मूला के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास एच प्लैंक कांस्टेंट, 4 पाई स्क्वायर वैसे ही कांस्टेंट है, के कूलम कांस्टेंट, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट। मींस इस फार्मूला के अंदर एन के अलावा बाकी तमाम जो वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट है। तो अगर वो कांस्टेंट देखा जाए कि वो कांस्टेंट क्या है, तो बेसिकली आपके पास जो ग्राउंड स्टेट है, जो फंडामेंटल स्टेट है, जो फर्स्ट ऑर्बिट है, ये उसकी वैल्यू है। क्योंकि अगर आप इस फार्मूला के अंदर एन की वैल्यू को पुट कर देते हैं 1 के इक्वल, एन की वैल्यू को 1 के इक्वल पुट कर देते हैं, तो आपके पास फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। तो इफ एन इज इक्वल टू 1, तो ये जो पूरा का पूरा कांस्टेंट है जिसको आप ए स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर एम, ये आपके पास फर्स्ट ऑर्बिट के रेडियस की वैल्यू है। और इसकी क्या वैल्यू होती है, ये कांस्टेंट आप लोगों ने याद रखना है। इस R1 की वैल्यू होती है 0.53 एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम का मतलब आपको पता है क्या है, 10⁻⁻10। फिर अगर ये आप नैनोमीटर में लिखना चाहो तो नैनोमीटर के लिए आपके पास डेसिमल कहाँ आएगा, आपने इसको -9 बनाना है, तो डेसिमल आपको लेकर जाना पड़ेगा लेफ्ट की तरफ, तो फिर ये 0.053 हो जाएगा। फिर ये 0.053 होगा, तो ये 10⁻⁻10 की जगह ये नैनोमीटर बन जाएगा। तो इस वैल्यू के अकॉर्डिंग जब हम अपने क्वांटाइज रेडियस के फार्मूला को देखें तो ये फार्मूला हमारे पास क्या बन जाता है, ये फार्मूला बन जाएगा आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वेयर टाइम्स R1। इसका मतलब एन की वैल्यू को पुट करते जाएं, हमारे पास हर ऑर्बिट की जो रेडियस की वैल्यू है वो फाइंड हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं एन की वैल्यू 1 पुट करूं तो R1, 2 पुट करूं 4R1, 3 पुट करूं 9R1, 4 पुट करूं 16R1, तो यहां पर डिफरेंट एन की वैल्यूज जो स्टार्ट होंगी 1, और ये डिस्क्रीट वैल्यूज है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जो क्वांटम नंबर की वैल्यू है। तो आर एन की वैल्यू क्या आएगी, R1, उसके बाद 2 पुट करने से 4R1, 3 पुट करने से 9R1, 4 पुट करने से 16R1 अप टू सो ऑन। अब एक चीज यहां पर और देखना है, डिफरेंस, कि ठीक है एन की वैल्यू के बढ़ने से आपकी आर की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन हर दो वैल्यूज के दरमियान क्या डिफरेंस बढ़ रहा है, कम हो रहा है? हर दो वैल्यूज के दरमियान क्या आपके पास जो डिफरेंस है क्या वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है? तो देखें शुरू में डिफरेंस कितना है, अगर मैं शुरू में डिफरेंस देखूं तो मेरे पास 3 का डिफरेंस है। उसके बाद मैं अगर डिफरेंस देखता हूं तो 9 और 4 का, तो वो 5 का डिफरेंस है। फिर 16 और 9 का डिफरेंस देखूं तो वो 7 का डिफरेंस है। इससे क्या पता चला कि एन की वैल्यू के बढ़ने से हमारा रेडियस भी बढ़ता है और रेडियस का डिफरेंस भी बढ़ता है। हर दो ऑर्बिट के दरमियान जो स्पेसिंग होगी वो बढ़ रही होगी। तो यहां पर आपने इस पॉइंट को याद रखना है कि जब एन की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो आपके पास रेडियस की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, और उन रेडियस के दरमियान जो स्पेसिंग है, जो डिफरेंस है, उसकी वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। अब ये फार्मूला तो पर्टिकुलरली है हाइड्रोजन के लिए। अगर हाइड्रोजन के अलावा कोई और न्यूक्लियस हो फिर हमारे पास ये फार्मूला क्या होगा, तो इफ
एटॉमिक नंबर इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब अगर ये फार्मूला हाइड्रोजन न्यूक्लियस के अलावा हो, अदर देन हाइड्रोजन, तो फिर ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है कि क्या बन जाता है, दैट इज आर एन इज इक्वल टू एन स्केयर एच स्केयर ओवर, पहले वही फार्मूला लिखो जो पहले आपको ने लिखा, 4 पाई स्केयर के ई स्केयर एम, और यहां पर जो डिफरेंस आएगा वो मैं यहां अलहदा से लिख रहा हूं, वो एटॉमिक नंबर का आएगा। तो एटॉमिक नंबर के साथ रेडियस का जो ताल्लुक है वो क्या है, दैट इज इनवर्स। वो इनवर्स रिलेशन आपके पास होगा, डायरेक्ट नहीं है। और इसी फार्मूला को फिर यूं भी लिखा जाता है कि एन स्केयर ओवर जी स्केयर, ये दो चीजें हैं जो आपके पास वेरिएबल है, बल्कि सॉरी जी स्केयर नहीं आता, जी की पावर 1 आती है, जी स्केयर एनर्जी में आता है, एन स्केयर ओवर जी, और साथ आपके पास क्या आ जाएगा, R1। तो ये आपके पास हाइड्रोजन के अलावा अगर फार्मूला हो, और हमें क्या पता चला ओवरऑल कंक्लूजन, कि रेडियस का ताल्लुक एटॉमिक नंबर की पावर 2 के साथ डायरेक्ट है, सॉरी क्वांटम नंबर की पावर 2 के साथ डायरेक्ट है, और एटॉमिक नंबर के साथ इसका रिलेशन इनवर्स। तो जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है उनकी रेडियस की वैल्यू कम होती है, हमें ये कंक्लूजन यहाँ से मिला। अब सिंध की बुक में उन्होंने इस फार्मूला के साथ क्या किया, मैं वो भी आपको बता दूं कि सिंध की बुक में उन्होंने ये किया, और ये बाकियों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ सिंध के लिए नहीं, ये बाकियों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एमसीक्यूज होते हैं वो यही होता है कि आपको एक्चुअल जो फॉर्म है उसको थोड़ा सा चेंज करके पूछा जाता है। अब मैं आपको वो बताता हूं कि इस फार्मूला के अंदर चेंज क्या किया गया। आप सब लोगों ने बोर्स एटॉमिक मॉडल में ये बात पढ़ी हुई है कि जो कूलम कांस्टेंट है दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या करें, इस k को रिप्लेस कर दें, किससे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से। जब k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से रिप्लेस करेंगे तो देखें इस फार्मूला के अंदर क्या चेंज आता है। तो अगर बुक में करेक्शन करनी हो तो इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा, हम यहाँ इसको सॉल्व करके लिखेंगे। ये बन जाएगा एन स्केयर, मतलब इसको मैं डिफरेंट कलर से मेंशन करता हूँ ताकि बाकियों से मिक्स ना हो। ये बन जाएगा आर एन इज इक्वल टू एन स्केयर एच स्केयर ओवर 4 पाई स्केयर, के की जगह आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्केयर इंटू एम। अब क्या चीज़ कैंसिल होती है उसको कैंसिल करते हैं, आपके पास जो 4 होगा वो कैंसिल हो जाएगा, ये स्केयर इस पाई से कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास रिजल्ट क्या बन गया, रिजल्ट बन गया एन स्केयर एच स्केयर एप्सिलॉन नॉट ओवर, नीचे क्या आ जाएगा, पाई ई स्केयर इंटू एम। तो ये फार्मूला लिखा जाता है। तो ये फार्मूला मैंने लिखा है किस फॉर्म में, इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। जो पहले फार्मूला था वो किस फॉर्म में था, इन टर्म्स ऑफ के, कूलम कांस्टेंट। अब आ जाए नेक्स्ट फार्मूला की तरफ। क्वांटिटाइज रेडियस के बाद हमारा जो नेक्स्ट रिलेशन है दैट इज रिलेटेड विद क्वांटिटाइज एनर्जी। एनर्जी भी क्वांटिटाइज है। अब यहां पर एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछता है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस तो कितनी तरह की एनर्जीज प्रेजेंट होती हैं। तो आंसर होता है 2। कौन कौन सी, एक हमारे पास एनर्जी जो है उसकी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन है दैट इज पोटेंशियल, और एक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू मोशन है एंड दैट इज काइनेटिक। तो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस तो अपनी पोजीशन की वजह से, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के ऊपर है, उस पोजीशन की वजह से जो उसकी एनर्जी है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, और वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस मींस उस पर मोशन है, तो उसकी जो एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू मोशन है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। तो किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की जब हमसे टोटल एनर्जी पूछी जाती है तो वो टोटल एनर्जी उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इन दोनों का सम होती है। अब दोनों के फार्मूलाज हमें पता होने चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला उस किसी भी ऑर्बिट में क्या होगा। डेरिवेशन की तरफ मैं नहीं जा रहा, मैं उसके बेसिक फार्मूला की तरफ जाऊंगा।
तो किसी भी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला ड्राइव होता है वो होता है -ke² ओवर आर एन क्वांटाइज रेडियस है। ये नेगेटिव साइन क्यों आता है? ये नेगेटिव साइन इस वजह से आता है क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो अट्रैक्टिव है। जो फोर्स अप्लाई हो रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो अट्रैक्टिव है, और अट्रैक्टिव फोर्स के लिए हम साइन क्या यूज करते हैं? वो नेगेटिव साइन यूज करते हैं। तो यहां पर आपको इस नेगेटिव साइन के बारे में बात क्लियर होनी चाहिए, और ये भी किसी एक बुक में ये पॉइंट एक्सप्लेन हुआ है, अदरवाइज ये जनरल बात है जो हमें पता होती है कि नेगेटिव साइन यहां पर क्यों आया। तो नेगेटिव साइन की कहानी क्या है? ये नेगेटिव साइन हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को शो करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स के लिए नेगेटिव साइन और रिपल्सिव फोर्स के लिए पॉजिटिव साइन यूज होता है। सिन की बुक में इस फार्मूला में फिर वही काम किया, उन्होंने के की जगह वैल्यू 1/4πε0 पुट की। तो ये फार्मूला आपका यूं लिखा गया -e² और के की वैल्यू पुट करने से 4πε0 RN। और काइनेटिक एनर्जी की बात करें कि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आती है? काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आती है ke² ओवर 2 टाइम्स RN। तो यहां पर आपके पास के की वैल्यू को पुट करें तो यह आ जाएगा e², और ये 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा πε0 इंटू RN। अब ये पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के फार्मूलाज हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं एमसीक्यूज के लिए। डेरिवेशन की जरूरत नहीं होती, फार्मूलाज जरूरत होते हैं। और एक से दूसरा फार्मूला कैसे बना वो मैं बताता हूं कि एक से दूसरा फार्मूला कैसे बना, लेकिन ड्राइव कैसे करना है उसकी जरूरत नहीं है। अब इन दोनों फार्मूलाज को ऐड कर दें क्योंकि हमने टोटल एनर्जी फाइंड करनी है। जब आप दोनों फार्मूलाज को ऐड करके टोटल एनर्जी को फाइंड करते हैं तो टोटल एनर्जी का जो फार्मूला आता है वो क्या आता है? दैट इज -ke² ओवर 2 टाइम RN। ये टोटल एनर्जी का फार्मूला आता है। और इस फार्मूला को भी अगर आप ε0 की फॉर्म में लिखना चाहो तो ये फार्मूला आपके पास क्या बनेगा? -ke² ओवर 8πε0 RN। अब ये जो नेगेटिव साइन टोटल एनर्जी के अंदर आया, ये क्यों आया? ये टोटल एनर्जी के अंदर जो नेगेटिव साइन आपके पास आता है, इसको आप केमिस्ट्री में भी एक्सप्लेन करते हो। इसकी वजह ये होती है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो बाइंडेड है, वो फ्री नहीं है। इलेक्ट्रॉन जो है वो बाइंड हुआ हुआ है। किसके साथ बाइंड हुआ हुआ है? न्यूक्लियस के साथ। क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बाइंड रहेगा, किसी ऑर्बिट में रहेगा, उसकी एनर्जी नेगेटिव है। और जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, जब उसको आयनाइजेशन एनर्जी मिलती है और इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, तो फिर वो जो एनर्जी होती है उसकी वो पॉजिटिव होती है। तो जब तक वो बाइंडेड है हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा, और जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा तो फिर हमारे पास नेगेटिव साइन नहीं आता। बच्चे काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होती। एनर्जी काइनेटिक जो है वो पॉजिटिव है, मोशन है, और मोशन को हम नेगेटिव नहीं लेते। स्पीड पॉजिटिव होती है हमेशा, तो काइनेटिक में नेगेटिव साइन क्यों लेंगे आप? पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती। इन बेसिक चीजों में ना गड़बड़ करें। अब 3 एनर्जीज को कंपेयर करना है, और एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट आपके सामने आएगा। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूला को और काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला को गौर से देखें तो बाकी सारा फार्मूला सेम है, ये नीचे 2 का डिफरेंस है। और अगर आप टोटल एनर्जी के और काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला को देखें, सारा फार्मूला सेम है, इस नेगेटिव का डिफरेंस है। यानी अगर मैं इन तीनों को कंपेयर करता हूं तो मेरे पास एक रिलेशन बनेगा, और वो ये बनेगा, इसको समझना है आप लोगों ने, कि अगर आपकी जो टोटल एनर्जी है उसकी वैल्यू मैं कह देता हूं कि वो -E है, E कोई भी नंबर है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपके पास उसके डबल है। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में 2 नहीं आता, उस एनर्जी में 2 आता है। तो जितनी टोटल एनर्जी पोटेंशियल उसके इक्वल लेकिन डबल, और दोनों के साथ नेगेटिव साइन। और जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है उसको अगर देखें तो वो टोटल एनर्जी के इक्वल है लेकिन पॉजिटिव है। ये इन 3 एनर्जीज का रिलेशन है जो आपको पता होना चाहिए।
ताकि किसी भी ऑर्बिट की अगर आपको टोटल एनर्जी गिवन है तो आप डायरेक्ट उसकी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हो। अगर किसी भी ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी गिवन है तो आप उस काइनेटिक एनर्जी से उसकी टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? तो यहां से आप अगर इसको जस्टिफाई करना चाहें कि क्या ये शॉर्टकट करेक्ट है, तो बिल्कुल शॉर्टकट करेक्ट है, क्योंकि जो टोटल एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम है। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू -2 टाइम ई है, काइनेटिक की वैल्यू ई है, तो -2 टाइम ई प्लस ई किसके इक्वल आएगा? -e के। तो ये शॉर्टकट आपका बड़ा एक इंपॉर्टेंट है जो हमें हेल्प करता है किसी भी ऑर्बिट में अगर कोई एक एनर्जी इनमें से गिवन हो तो बाकी एनर्जीज फाइंड करने में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं ताकि आपको क्लियर हो कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएगा। क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये है कि हाइड्रोजन की जो ग्राउंड स्टेट है, उस ग्राउंड स्टेट की आपको एनर्जी पता है कितनी होती है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। बताएं उस ग्राउंड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी क्या है और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या है। अब शॉर्टकट क्या है? किसी भी हमारे पास ऑर्बिट के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी के डबल है और नेगेटिव है। ये शॉर्टकट है। तो आपने इसका डबल ले लेना है। 13.6 का डबल लें, 13.6 का डबल लें, नेगेटिव साइन फार्मूला में रहेगा। तो 13.6 का डबल क्या होगा? 27.2। आपकी पोटेंशियल एनर्जी 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के इक्वल है और पॉजिटिव साइन है। तो टोटल एनर्जी 13.6 है, तो काइनेटिक एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये इस शॉर्टकट का फायदा है कि अगर आपको पता हो कि इन तीनों एनर्जीज के दरमियान क्या रिलेशन होता है। अब आ जाए इसके फार्मूला की तरफ जो इसके अलावा टोटल एनर्जी का होता है। अगर आप इनके बाकी बचे रिलेशन बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। पोटेंशियल और काइनेटिक का आपस में क्या रिलेशन है? पोटेंशियल काइनेटिक के डबल है, पोटेंशियल काइनेटिक के डबल है, और साइन क्या है? दोनों का ऑपोजिट है। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन है जो आप खुद कर सकते हैं, लगता है दिल नहीं कर रहा, इनकी रेशो के, जिससे आपको इनका आपस में कंपैरिजन पता चल जाएगा। टोटल एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी से क्या रेशो होती है? टोटल एनर्जी की काइनेटिक से क्या रेशो होती है? इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी की और काइनेटिक की आपस में क्या रेशो होती है किसी भी ऑर्बिट में। ये सिर्फ ग्राउंड नहीं, किसी भी ऑर्बिट में। देखो टोटल एनर्जी -e है, पोटेंशियल एनर्जी -2e है। तो टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की रेशो आएगी 1:2। मतलब पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी के डबल होती है। टोटल एनर्जी की वैल्यू -e है, काइनेटिक की एनर्जी पॉजिटिव ही है, इनकी रेशो -1:1 आएगी। दोनों इक्वल होंगे, साइन ऑपोजिट होगा। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू -2e है और काइनेटिक की वैल्यू पॉजिटिव है, इसकी रेशो -2:1 आएगी। मतलब पोटेंशियल काइनेटिक के डबल होगा, लेकिन जो साइन होगा वो आपके पास क्या होगा? नेगेटिव। मतलब पोटेंशियल -2 टाइम ग्रेटर है काइनेटिक से। तो ये इनका आपस में रिलेशन है जो आप चाह रहे थे पूछना। तो आई होप जो आपका क्वेश्चन था कि इनका आपस में क्या रिलेशन, वो क्लियर हो गया होगा। तो ये क्वेश्चंस हैं सारे के सारे जो मैं आपको बता रहा हूं एक एक पॉइंट के अंदर, और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब इसके फार्मूला की तरफ जाते हैं कि जिसका दूसरा मेन फार्मूला है एनर्जी का, वो क्या है। एनर्जी के फार्मूला को जब ड्राइव किया जाता है, ये जो ऊपर फार्मूला लिखा उसमें बेसिकली रेडियस की वैल्यू को पुट किया जाता है। तो फार्मूला आता है 2π² k² e⁴ m डिवाइड बाय n² h²। इस फार्मूला के अंदर आपके पास n के अलावा बाकी तमाम जो वेरिएबल्स हैं, ये तमाम वेरिएबल्स ये कांस्टेंट है, और ये जो बाकी आपके पास कांस्टेंट है ये किसके इक्वल है? ये फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी के इक्वल है। तो इस कांस्टेंट को E0 कहा जाता है। ये जो 2π² k² e⁴m ओवर h² है, ये E0 है, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी, और ये कितनी होती है? ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो हमारे पास अगर ये E0 के इक्वल, तो टोटल एनर्जी का जो फार्मूला होगा वो -E0 ओवर n² के इक्वल होगा। मतलब -13.6
इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय n स्क्वायर। तो आपको क्वांटम नंबर की वैल्यू गिवन हो, आप किसी भी ऑर्बिट के अंदर उसकी टोटल एनर्जी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जब टोटल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली पोटेंशियल और काइनेटिक की जो वैल्यू है वो भी आ जाएगी। अब यहां पर फिर एक चीज पूछी जाती है कि एनर्जी का n के साथ क्या रिलेशन है, तो आंसर होगा डायरेक्ट। इस नेगेटिव साइन की वजह से आपका जो रिलेशन होगा वो इनवर्स से डायरेक्ट बन जाएगा। तो टोटल एनर्जी का ताल्लुक n के साथ इनवर्स नहीं है, वो डायरेक्ट है। इस बात को आप जस्टिफाई भी कर सकते हो कि वाकई जब हमारे पास ग्राउंड स्टेट से हम ऊपर जाते हैं तो हम उनको हाई एनर्जी लेवल बोलते हैं, हम लो एनर्जी लेवल नहीं बोलते। तो फर्ज करें आप 1 से 2, 3, 4 और 5 की तरफ मूव करते हैं, तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो आप कहते हैं कि आपकी एनर्जी बढ़ रही है। और क्यों बढ़ रही है? क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू जितनी कम होगी उतनी वैल्यू ज्यादा होगी। तो n के बढ़ने से, n की वैल्यू के बढ़ने से हमारे पास एनर्जी बढ़ती है। तो एनर्जी का n के साथ जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है, लेस नेगेटिव। और ये वैल्यूज भी कुछ आपने याद करनी है जो मैं यहां लिखता हूं कि आपके पास ये वैल्यू जो है ग्राउंड स्टेट की ये -13.6 है। तो फर्स्ट जो एक्साइटेड स्टेट है इसकी वैल्यू -3.4 है। तो आपको पता है -3.4 -13.6 से ग्रेटर है। फिर आपके पास ये वैल्यू -1.5 आती है। और कैसे आ रही है इनकी वैल्यू पुट करने से? फिर -0.85 आती है, फिर -0.54 आती है, और इसी तरह से आगे वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो आप यहां देख सकते हो कि विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ n, कि यहां पर अगर आपकी n की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो साथ आपकी एनर्जी की जो वैल्यू है वो भी क्या कर रही है, वो इंक्रीज कर रही है। तो E का n के स्क्वायर के साथ इनवर्स नहीं बल्कि नेगेटिव साइन की वजह से डायरेक्ट रिलेशन होता है। अब इसकी सीरीज अगर देखें कि इसकी सीरीज क्या आएगी, तो अगर आप n की वैल्यूज को पुट करें जो क्वांटिटाइज हैं, फिक्स हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और अगर मैं यहां इन्फिनिटी को भी ले आऊं तो हमारे पास क्या बनेगी सीरीज? सबसे पहले -E0, फिर -E0 ओवर 2 का स्क्वायर 4, फिर -E0 3 का स्क्वायर 9, फिर -E0 4 का स्क्वायर 16, और जब इन्फिनिटी पुट करेंगे तो एनर्जी 0 आ जाएगी। अब इस जीरो एनर्जी का मतलब क्या है? ये जब एनर्जी 0 हो गई इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर जाकर जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो गया। इस पॉइंट पे जाकर इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि हमारे पास जो एटम है वो आयनाइज हो चुका है। एटम क्या हो चुका है? वो आयनाइज हो चुका है। अब यहां पर रिलेशन जैसे हमने लास्ट बनाया वो बनाए कि n का, E का और डेल्टा E का आपस में क्या रिलेशन है। तो n के बढ़ने से आपकी एनर्जी बढ़ती है लेकिन एनर्जी डिफरेंस कम होता है। या आप इजीली यहां से देख सकते हो कि हर दो ऑर्बिट के दरमियान एनर्जी डिफरेंस बढ़ नहीं रहा बल्कि कम हो रहा है। मैं अगर यहां डिफरेंस की वैल्यू को लिखूं तो 3.4 और 13.6, इसका जो डिफरेंस आपके पास आएगा वो 10.2 आएगा। अगर 1.5 और 3.4 में डिफरेंस देखा जाए तो ये 1.9 आएगा। अगर 0.8 और 1.5 का लें, मैं 0.85 छोड़ रहा हूं, तो ये डिफरेंस 0.7 का आएगा। और 0.8 और 0.5 का लें तो ये 0.3 का आएगा। तो जैसे जैसे एनर्जी बढ़ रही है, क्वांटम नंबर बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन एनर्जी डिफरेंस की वैल्यू कम हो जाती है क्योंकि हमारे एनर्जी लेवल क्लोज आ जाते हैं, एनर्जी डिफरेंस कम। तभी तो हम हाइड्रोजन मिशन स्पेक्ट्रम में देखते हैं कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एनर्जी कम होगी। सबसे नीचे आपके पास अल्ट्रा, फिर विजिबल, इंफ्रारेड, और इंफ्रारेड के अंदर भी वो वैल्यू विद इंक्रीज इन एन बढ़ती नहीं है बल्कि रिड्यूस हो जाती है। अब सिंध की बुक के अंदर क्या हुआ, मैं जैसे पहले एक्सप्लेन किया, उन्होंने यहां पर के की वैल्यू को पुट किया हुआ। तो यहां पर आप खुद कर सकते हैं कि अगर आप के की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा ये आप लोगों ने खुद चेक कर लेना। वो आपके पास एप्सिलॉन नॉट की फॉर्म में रिलेशन आ जाएगा। जल्दी से जो बाकी फार्मूलाज हैं उनको डिस्कस करते हैं ताकि ये टॉपिक हमारा एंड हो। नेक्स्ट हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी ऑर्बिट में
इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व कर रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी भी फिक्स होगी, वो क्वांटाइज होगी। अब वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास क्या है? इसका फार्मूला हमारे पास आता है Vn इज इक्वल टू 2 पाई के ई स्क्वायर ओवर n टाइम्स h। इस फार्मूला के अंदर भी n के अलावा बाकी जो तमाम वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट है, और जो बाकी कांस्टेंट है ये आपके पास फर्स्ट ऑर्बिट की वेलोसिटी है। इसको आप v1 से रिप्रेजेंट करोगे तो ये v1 ओवर n आएगा, और v1 की जो वैल्यू है ये आप लोगों ने याद रखनी है 2.2 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ये फर्स्ट ऑर्बिट की वेलोसिटी है। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए रेडियस, वेलोसिटी, ये सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए एनर्जी की, ताकि आप किसी भी ऑर्बिट की वैल्यू फाइंड कर सकें। तो ये इसका फार्मूला है। इसके अलावा इसका फार्मूला एंगुलर मोमेंटम से लिखा जाता है, और वो आपके पास आता है NH ओवर 2 पाई m इंटू RN। लेकिन इससे आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि ऊपर n के साथ रिलेशन इनवर्स है, यहां डायरेक्ट है। असल में नीचे रेडियस है। जब रेडियस की वैल्यू को पुट करते हैं ना, तो तब ये फार्मूला आपका ड्राइव होता है। तो फार्मूलाज दोनों करेक्ट है, लेकिन असल जो रिलेशन आता है वेलोसिटी का रेडियस के साथ, वो डायरेक्ट नहीं है, वो इनवर्स है। तो n की वैल्यू के बढ़ने से आपकी ओवरऑल वेलोसिटी कम हो जाती है, क्योंकि जितना दूर जाएंगे न्यूक्लियस से काइनेटिक एनर्जी कम होती है, तो वेलोसिटी की वैल्यू भी कम हो जाती है। तो यहां जो रिजल्ट हमें मिला वो ये मिला कि n का और v का क्या रिलेशन है? विद इंक्रीज इन n वेलोसिटी विल डिक्रीज। वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं। और क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू वो कम हो रही होती है। एक चीज मैं ऊपर मिस कर गया, वो मैं आपको बता दूं कि अगर हाइड्रोजन के अलावा आपके पास ये फार्मूला किसी के लिए लिखना हो, तो फिर ये फार्मूला आपके पास क्या आएगा, उसको भी क्योंकि ज़रूरी है पता होना। तो इफ एटॉमिक नंबर इज नॉट इक्वल टू 1 मीन्स अदर देन हाइड्रोजन, तो फिर एनर्जी के फार्मूला के अंदर आपके पास जी स्केयर आता है, और ये फार्मूला बन जाता है जी स्केयर टाइम्स, मैं बाकी फार्मूला वैसे लिखूंगा जी स्केयर, और बाकी वही 2 पाई स्केयर के स्केयर E4m ओवर n स्केयर h स्केयर। और इसको फिर आप यूं भी लिख सकते हैं माइनस जी स्केयर ओवर n स्केयर इंटू ई नॉट। तो एनर्जी का एटॉमिक नंबर के साथ वो डायरेक्ट रिलेशन होता है। इसी तरह से नीचे वेलोसिटी का भी रिलेशन आपके पास मैं मेंशन कर दूं कि अगर हमारे पास z 1 के इक्वल नहीं है, तो वेलोसिटी का फार्मूला भी आपके पास इन टर्म्स ऑफ z आता है, और वो z टाइम्स जो बाकी फार्मूला है 2 पाई के ई स्क्वायर ओवर n टाइम्स h, और इसको भी अगर हम लिखना चाहें तो z ओवर n टाइम्स v1 लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी का एटॉमिक नंबर के साथ क्या रिलेशन है, वो डायरेक्ट है। कोई जितना टाइटली बॉन्ड होगा ना, उतनी एनर्जी भी ज्यादा होगी, तो उतनी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं वेलोसिटी के बाद एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम की तरफ। एंगुलर मोमेंटम की बात हम ऊपर कर चुके हैं, उसको मैं दोबारा मेंशन नहीं करता। मैं सिर्फ लीनियर मोमेंटम को यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ कि जो लीनियर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसको P से रिप्रेजेंट करेंगे, उसका आपके पास फार्मूला क्या बनेगा। तो लीनियर मोमेंटम जो होता है वो मैस टाइम वेलोसिटी होता है। तो सिंपली जो वेलोसिटी का फार्मूला आपने पढ़ा उसको मैस से मल्टीप्लाई कर दें। 2 पाई के ई स्क्वायर ओवर एन एच था, तो यहां पर m आ जाएगा। ये मोमेंटम का फार्मूला होगा। इसके अलावा अगर आप इसको यहां से लिखना चाहें L इज इक्वल टू आर पी, तो यहां से आपके पास मोमेंटम इक्वल आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम डिवाइड बाय r, और एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल है, एन एच ओवर 2 पाई। तो ये इसका फार्मूला आ जाएगा। तो ये आपके पास डिफरेंट फार्मूलाज हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं फॉर बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब इसमें एक लास्ट पॉइंट कि n के बढ़ने से जितने वेरिएबल्स हमने डिस्कस किए उनमें क्या वेरिएशन है, ये मैं हर दफ़ा बताता हूँ। इसको यहाँ पर मेंशन करते हैं कि अगर आपके पास क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ेगी
तो हमारे पास क्वांटम नंबर की वैल्यू के बढ़ने से जो रेडियस की वैल्यू है बढ़ेगी, जो डेल्टा आर की वैल्यू है बढ़ेगी। एनर्जी की तरफ आए तो ओवरऑल एनर्जी बढ़ती है, लेकिन एनर्जी का जो डिफरेंस है वो क्या होता है, वो हमारे पास कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, आपके पास पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। जितना दूर जाते जाएंगे, याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी स्टेट्स पे डिपेंड करती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन जितना दूर जाएंगे हमारी वेलोसिटी कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कम हो जाती है। वेलोसिटी की बात करें, काइनेटिक कम हो रही है तो दूर जाने से वेलोसिटी की वैल्यू भी कम हो जाएगी। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम का जो ताल्लुक है वो आपके पास डायरेक्ट है, किसके साथ, एन के साथ, क्योंकि एल इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई। तो एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू होती है वो बढ़ रही होती है जैसे जैसे आप दूर जाओगे। अब आ जाते हैं लीनियर मोमेंटम की तरफ। अब लीनियर मोमेंटम जो है वो मैस टाइम वेलोसिटी है, मैस तो कांस्टेंट है और वेलोसिटी की वैल्यू कम हो रही है। तो याद रखिएगा कि जो लीनियर मोमेंटम हमारे पास होता है वो एन की वैल्यू के बढ़ने से बढ़ता नहीं है, बल्कि मोमेंटम का एन के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। एंगुलर मोमेंटम बढ़ता है और लीनियर मोमेंटम वो कम हो रहा होता है। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आप लोगों ने याद रखना है, ताकि कभी भी अगर क्वेश्चन आता है कि एंगुलर मोमेंटम के साथ ये वेरिएबल्स किस तरह से चेंज होते हैं, तो ये अगर फार्मूलाज हमें सही पता हो हम इजीली इनका आंसर दे सकते हैं।